persona es... देखना। नमस्कार, हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ। I know that you like this channel. This channel is actually meant for all the urban cooperative banks, but then there are several topics which are generic in nature for the banking industry. तो सभी बैंकों के लिए ये अप्लाई हो जाता है। ये चैनल पे जो सब्जेक्ट आते हैं, ऑलमोस्ट एवरी बैंकर कैन वॉच दिस। ये जो 28 नवंबर को बहुत सारे मास्टर डायरेक्शंस आए, उसके ऊपर हम लोग एक सीरीज बना रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी गैप आ रही है। उसकी वजह यह है कि देयर आर सेवरल इवेंट्स विच आर हैपनिंग अराउंड अस, और मेरा काम यही होता है कि आई शुड बी एबल टू फॉरवॉर्न यू। मैं आपको पहले से सूचना दे दूँ, सूचित करूँ कि क्या होने वाला है और किस तरह से रेगुलेशन जा रहा है। अभी एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक इस वक्त चल रहा है, जिसके ऊपर बहुत डिस्कशन जारी है कि रिजर्व बैंक क्या करेगा। कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन ये 20 दिसंबर को एक न्यूज़ आई है। मैंने इसलिए ये न्यूज़ इतनी इम्पोर्टेंट है कि मैंने मेरे जो बाकी बाकी के जो सब्जेक्ट्स थे जो शेड्यूल किए गए थे उनको पीछे धकेला है, और ये वीडियो में खास कर रहा हूँ बिकॉज यू आर इन दी at the end of the last or the third quarter. So the next quarter you will focus on preparing your balance sheet. And this topic is important for the balance sheet of March 26 also, as you will get to know this. जैसे ये वीडियो खत्म होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्च 26 का बैलेंस शीट से आज के सब्जेक्ट का क्या लेना देना है. What is the significance in terms of the balance sheet that we will be preparing for this March 2026. ये 20 दिसंबर को क्या हुआ? 20 दिसंबर को ऐसा हुआ कि 19 दिसंबर का जो हैदराबाद में रिजर्व बैंक का मीटिंग था, उसका एक न्यूज़ आइटम आया। ज़्यादा कवरेज नहीं है इस न्यूज़ आइटम को, लेकिन बहुत सारे फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया है। क्या कवर किया है? इसका इतिहास काफ़ी लंबा है। आप जानती हैं कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, वो जो नरसिम्हन कमेटी हुई थी, नरसिम्हन कमेटी 1, नरसिम्हन कमेटी 2, यानी मैं 90 के दशक की बात कर रहा हूँ, उस वक्त से एक चीज़ काफ़ी डिस्कशन में है, और वो चीज़ इसलिए है कि दी कोऑपरेटिव बैंक्स आर गेटिंग द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ व्हाट, दैट आल्सो यू विल गेट टू नो। आप जानते हैं कि हमारे जो डिपॉजिट्स है वो डीआईसीसी इंश्योर करता है। शुरू में अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कम था जो आपके बैंक के कस्टमर को दिया जाता है। अब ये 3-4 साल ही हो गए हैं, ये इंश्योरेंस कवरेज 5 लाख तक किया गया है। और जैसे ही अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बंद होती है, रिजर्व बैंक ये डिक्लेयर करती है कि 98% डिपॉजिटर को पैसा मिल गया। 2% जो डिपॉजिटर्स होते हैं जो 5 लाख के ऊपर जाते हैं, उनको पता नहीं कब पैसा मिलता है, क्योंकि वो आफ्टर द लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स ऑफ द बैंक विच हैज़ बीन वुंड अप, जिसको बंद कर दिया गया है, उसके जब तक एसेट नीलाम करके बेचे नहीं जाते, पैसा नहीं आता, तब तक ये जो 2% वाले लोग हैं उनको कुछ रिलीफ नहीं आता है। इसी सिलसिले में जो डिसीजन अभी रिजर्व बैंक के बोर्ड ने लिया है, काफ़ी पुराना सब्जेक्ट है, लेकिन डिसीजन वॉज बीइंग डिलेड। एक कमेटी थी डीआईसीसी के ईडी की, जो 14-15 साल में बनाई गई थी। जसबीर सिंह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उनके चेयरमैनशिप ने एक कमेटी बनाई थी। क्या थी कमेटी? कि हम लोग जो डीआईसीसी जो बैंकों से डीआईसीसी इंश्योरेंस का प्रीमियम लेती है, उसमें कुछ बदलाव लाए जाए। नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट 2 में इसका पहला रेफरेंस है, लगभग 97-98 के आसपास। क्या रेफरेंस है?
कि भाई अब तो तुम जो प्रीमियम ले रहे हो वो फ्लैट रेट से ले रहे हो। यानी जो हिंदी में कहावत कहावत है ना, सब घोड़े 12 टक्के, कोई अच्छा है कोई बुरा है, इसकी कोई फिक्र किए बगैर ये डीआईसीसी प्रीमियम लिया जाता है सभी बैंकों से। शुरू में 2003 के आसपास माधवपुरा हुआ और फिर कुछ बड़ी बैंकें गई। 2019 में जब पीएमसी का झटका लगा तो ये बहुत तेज होने लगा। ये जो प्रोसेस था प्रीमियम के बारे में पुनर्विचार करने का, ये प्रोसेस थोड़ा तेज हो गया और रिजर्व बैंक ने ये कहा कि एक कमिटी ने भी यही कहा कि हम लोग जो प्रीमियम लेते हैं, जैसे आप अगर मेडिकल इंश्योरेंस को जाते हो, जितनी आपकी उम्र बड़ी है उतना आपका प्रीमियम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हेल्थ रिस्क उस वक्त बढ़ जाते हैं। इसी तरह का कंसेप्ट वो डिपॉजिट इंश्योरेंस के बारे में ला रहे हैं, और जिसको वो कहते हैं कि फ्लैट रेट सिस्टम से डीआईसीसी का प्रीमियम अभी वो रिस्क बेस्ड प्रीमियम लाने वाले हैं, रिस्क बेस्ड प्रीमियम बैंकों को लाने वाले हैं। इसमें एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है, तो मैं एडवांटेज की बात करूंगा। मेरा ये मानना है कि 50 बैंक छोड़ो, हमारे सेक्टर में 50 बैंक अगर छोड़ते हैं तो बाकी सब बैंक ये जो प्रीमियम का रेट है जो रिस्क बेस होने वाला है उसमें अपना प्रीमियम का पैसा बचा सकते हैं, दे कैन सेव। और मैं ये मार्च 26 की बात क्यों कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि ये मार्च 26 से यानी 1 अप्रैल 2026 में जब आप पहले हाफ ईयर का प्रीमियम देते हैं और सेकंड इंस्टॉलमेंट आप सितंबर के बेस पे देते हो, तो ये पहला इंस्टॉलमेंट होगा मार्च 26 का। बाय दैट टाइम यू विल हैव अ डिटेल्ड नोटिफिकेशन। उस वक्त फिर अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी तो कुछ डिटेल्स उसके नहीं है, जो भी न्यूज़ में आ रहा है, जो भी समझ में आ रहा है, ये जो जसबीर सिंह जी की रिपोर्ट है उसके उस रिपोर्ट के आधार पर क्या रिकमेंड किया गया है और क्या रिपोर्ट एक्सेप्ट की गई है, उसके आधार पर आज का वीडियो है। और आज का वीडियो आपको आगाह करने के लिए है कि भाई अगर आप अपनी बैलेंस शीट सुधारते हैं और कॉरपोरेट गवर्नेंस आपका अच्छा होता है तो आपको शायद डीआईसीसी का जो प्रीमियम है उसमें आप पैसा बचा सकते हो। इसमें एक चीज इस वक्त जो महत्वपूर्ण लगती है वो ये है कि अभी जो 100 रुपए के लिए 12 पैसे का डिविडेंड, 100 रुपए के डिपॉजिट के लिए आप 12 पैसे का डिविडेंड पे करते हो साल में 2 बार, यानी 6 पैसा एक बार, 6 पैसा सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो सितंबर के पोजीशन पे आता है। तो ये 12 पैसे का जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम शायद आपके लिए कम हो सकता है, बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है, वो इसके बारे में इस वक्त तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन उनका फोकस जो है, फोकस पूरा रिस्क बेस्ड प्रीमियम पे है। और ये जो रिस्क बेस्ड प्रीमियम पे जो डीआईसीसी का प्रीमियम जाएगा, आप देख लो आपकी बैलेंस शीट, आपके डिपॉजिट के हिसाब से आप प्रीमियम देते होंगे, तो लगभग 2-3 करोड़, 3-4 करोड़ के आसपास अगर प्रीमियम जाता है तो उसमें जो स्केल होगा वो 0 to 12 होगा। 0 to 12 का स्केल में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी वो प्रीमियम का जो रेट है 12 पैसे का, उसमें कुछ बदलाव कहीं दिख नहीं रहा। लेकिन अगर आपकी बैंक अच्छी है, आपका सीआरआर अच्छा है, आपका एनपीए कम है, आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, तो फिर आपको 1 पैसे का डिविडेंड लग सकता है बेस्ड ऑन दी रेटिंग मॉडल दैट विल बी इंट्रोड्यूस बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रेटिंग मॉडल अभी रिजर्व बैंक ने बताया नहीं है, लेकिन वो काम कर रहे हैं। और फोकस उनका क्या है, ये कमेटी बनाई थी 14-15 में, और 14-15 का डेटा इस कमेटी के रिपोर्ट में है। ये रिपोर्ट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। ये जो कमेटी है जसबीर सिंह जी की, ये कमेटी आप अगर रिपोर्ट देखेंगे तो उनका फोकस क्या है कि हमारा जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है लगभग दुनिया के हर एक देश में होता है। ये जो दुनिया के हर एक बैंकों में जो बैंकों के डिपॉजिट का इंश्योरेंस होता है उसका जो प्रीमियम लिया जाता है वो रिस्क बेस्ड लिया जाता है, वो किसी रेटिंग मॉडल पे लिया जाता है। और उसी तरह का, उसी टाइप का वो रिपोर्ट में आप देखोगे कम से कम 8-10 कंट्रियों के उन्होंने रेटिंग मॉडल उसमें दिए हैं। वो टेक्निकली हम लोग जाएंगे नहीं, उसकी वजह यह है कि वी हैव टू वेट फॉर व्हाट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज एक्चुअली।
अभी रिजर्व बैंक ने वो रिपोर्ट एक्सेप्ट कर लिया और बोला है कि ये अर्लीस्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चालू करो, यानी 1 अप्रैल 26 से रिस्क बेस्ड प्रीमियम चालू हो सकता है। उसकी गाइडलाइंस लास्ट क्वार्टर में आएगी, और अगर उसकी गाइडलाइंस लास्ट क्वार्टर में आने वाली है तो इसके लॉजिक हमें समझना ज़रूरी है। इसका जो बेसिस है वो बेसिस हमें समझना ज़रूरी है। आप जानते ही होंगे कि ये एफएसडब्ल्यूएम के नॉर्म्स आने के बाद में धीरे धीरे हम लोग कैमल रेटिंग भूल ही गए थे। कैमल रेटिंग का जो फोकस था वो हमारा निकल ही गया था, क्योंकि हम लोग एफएसडब्ल्यूएम पे फोकस करते थे। लेकिन कैमल रेटिंग में जो एम है, जो पूरा सब्जेक्टिव है, जिसके ऊपर कोई पैरामीटर्स नहीं होता है, वो इम्पोर्टेंट बन सकता है। ये क्यों लाया गया है? बैंक जब डूबती है तो डिपॉजिटर का कवर इम्प्रूव होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा प्रयास करती रहती है। और आप जो प्रीमियम देते हो, सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी प्रीमियम देती है, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसी डूबी और डिपॉजिटर को डीआईसीसी ने पैसा दिया है, ऐसा आपको नज़र में नहीं आएगा। उसकी वजह भी आप समझ लो। अगर आप शेड्यूल सेकंड में हो तो रिजर्व बैंक आपको डूबने नहीं देती है। इफ़ यू आर अ शेड्यूल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइंड्स द अल्टरनेटिव टू सेव यू मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बारिंग द एग्जाम्पल ऑफ रूपी बैंक। आप अगर रिसेंटली पीएमसी बैंक का एग्जाम्पल देखोगे तो आप देखोगे उसमें उन्होंने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक बना दिया और पीएमसी वहाँ पे मर्ज करवा दिया। शेड्यूल बैंक है तो रिजर्व बैंक की जिम्मेवारी उसमें बढ़ जाती है, और ये अगर जिम्मेवारी बढ़ती है तो उनकी ये सोच है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें एडवांटेज मिलना चाहिए। द एफिशिएंट शुड बी प्रॉपरली रिवॉर्डेड। एफिशिएंसी के बेंचमार्क क्या है? कैमल्स रेटिंग। इस वक्त तो कैमल्स रेटिंग की ही बात चल रही है। कैमल्स रेटिंग पे ही तुम्हारा डीआईसीसी का प्रीमियम तय हो सकता है। ये रेटिंग किस तरह से होगा या प्रीमियम किस तरह से कंप्यूट किया जाएगा, वील हैव टू वेट फॉर व्हाट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज। लेकिन तुम्हारा जो प्रीमियम होता है वो डीआईसीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है, एंड व्हेनेवर द बैंक इज इन डिफिकल्टी, it tries to bail out the bank by ensuring that all the depositors are paid to the extent of ₹5 lakhs. So जितने भी रिटेल डिपॉजिटर होते हैं वो उसमें बच जाते हैं। मेरा ये मानना था कि अगर ये रिस्क बेस्ड सिस्टम प्रीमियम का अगर रिजर्व बैंक ला रही है तो शायद, अभी तो कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शायद सीनियर सिटीजन्स के लिए वो कवर बढ़ा देंगे। कहीं लगता तो नहीं है, ये मेरी सोच है, क्योंकि सीनियर सिटीजन जब कोऑपरेटिव बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर बैंक में रखते हैं उनको रेट कम मिलता है, फाइन। जिनको पेंशन नहीं है वो इंटरेस्ट के ऊपर ही अपना गुजारा करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स थोड़ा रेट ज़्यादा देती है, 0.5% रेट ज़्यादा देती है, लेकिन आजकल जो भी अच्छी कोऑपरेटिव बैंक्स है वो ऑलमोस्ट ऑन पार विद दी पब्लिक सेक्टर बैंक्स रेट देती है। आपको ये सोचना है कि रेट अगर आपके पब्लिक सेक्टर यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेंज पे है, यू आर अ गुड बैंक। इफ़ यू आर स्टिल डूइंग बिजनेस विद दैट, देन योर सर्विसेज आर फैंटास्टिक एंड देयरफॉर पीपल आर कमिंग टू कीप डिपॉजिट्स विथ यू। तो ये जो फ्लैट रेट है डीआईसीसी प्रीमियम का, उसको रिस्क बेस लाने की वजह क्या है? रिस्क में डिफरेंशिएशन नहीं है, सब गधे घोड़े एक जैसे। इसका मतलब ये आता है, यानी जो घोड़े के लिए प्रीमियम होना चाहिए वो गधे के लिए नहीं हो सकता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आप इनएफिशिएंट हो, आप आपकी बैंक अच्छी नहीं चला रहे हो, आप एफएसडब्ल्यूएम में नहीं हो, तो आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा। इस वक्त का जो सिचुएशन है वो ऐसा लग रहा है कि वो 12 पैसे के ऊपर नहीं जा रहे, यानी अब लोगों को समझ में नहीं आएगा। 12 पैसा विल मेंटेन, बट द एफिशिएंट बैंक्स perhaps may end up paying the premium to the DICC, say at the rate of 6 paise. Who knows? That is yet not yet been defined. लेकिन अगर वो 6 पैसे पे, अच्छी बैंक को अगर 6 पैसे पे लगता है तो उसका डीआईसीसी का प्रीमियम कम हो जाएगा। कैसे होगा? वो आपके रिस्क पैरामीटर्स इवेल्युएट करेंगे बेस्ड ऑन कैमल। ये जो कमेटी है, कमेटी का एक रिकमेंडेशन है, देयर आर सम 30 ऑड रिकमेंडेशंस, उसमें रिकमेंडेशन नंबर 22 है जिसपे वो कहते हैं कि हम लोग ये जो रिस्क बेस्ड प्रीमियम लाएंगे वो कैमल्स के रेटिंग पे लाएंगे। कैमल्स के रेटिंग पे यानी कैपिटल, एसेट क्वालिटी, मैनेजमेंट, लिक्विडिटी,
सुपरवाइजरी कंसर्न्स, ये सब जो इश्यूज है उसके ऊपर तुम्हारा रेटिंग किया जाएगा, और बेस्ड ऑन दैट रेटिंग यू विल बी फिट इनटू अ पर्टिकुलर स्केल or a model where under the premium will be decided. Those guidelines are still awaited. लेकिन हम मार्च 26 की जब बैलेंस शीट करते हैं तो हमें ये देखना है कि हमारी बैलेंस शीट कैमल्स के रेटिंग के लिए परफेक्ट फिट बनाओ। यानी आप अभी जो एफएसडब्ल्यूएम के नॉर्म्स है वो पूरे करो, जैसे कि नेट एनपीए 3% के ऊपर नहीं चाहिए। ग्रॉस को रिजर्व बैंक इंपॉर्टेंस नहीं देती है, लेकिन कहीं एक रेफरेंस है कि ग्रॉस एनपीए भी 7% के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपके ग्रॉस एनपीए ज्यादा है, मैनेज इट इन व्हाट सेंस, डू सम राइट ऑफ्स। आपका सीआरएआर अगर 14-15% के आसपास है तो बढ़िया है, बढ़िया है, बिकॉज देन देर इज 12% के सामने अगर आप 14% रखते हो, अगर आपको शेड्यूल होना है तो 2% आपको 2 साल के लिए जो रेगुलेटरी सीआरआर है उसके ऊपर लगना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि द टाइम हैज कम वेयर द एवरेज सीआरआर द बैंक शुड ट्राई टू टारगेट इज अराउंड 16%। अगर आप 16% की सीआरआर का फोकस करते हो तो यू हैव अ गुड कैपिटल बैकअप। ये लाने की वजह क्या है? इनएफिशिएंसी एलिमिनेट करना। कवरेज जो है, इस वक्त जो कवरेज मिलता है 5 लाख का, उसको बढ़ाना, उसको बढ़ाने की हैसियत करना। और दुनिया भर में जो मेथड है डिपॉजिट इंश्योरेंस की, वो मेथड के रैंकिंग में जाना, यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। प्रीमियम का कैलकुलेशन जैसे मैंने आपको बताया कि वो एसेट क्वालिटी, कैपिटल एडिक्वेसी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, लिक्विडिटी रिस्क, अर्निंग्स, प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप प्रॉफिट नहीं करते हो तो किसी भी हालत में प्रॉफिट करो, लॉस यू कैन नॉट सस्टेन। अब ये किस तरह से किया जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डीआईसीसी आपका रिस्क असेसमेंट करेगी, रेटिंग मॉडल में आपको लेके आएगी, और ये 1 अप्रैल 26 से शायद लागू हो सकता है। ट्रांजिशन तो ग्रेजुअली होना चाहिए, लेकिन दिख ऐसा रहा है कि एज अर्ली एज पॉसिबल ये रिस्क रेटिंग मॉडल पे लाया जाएगा। बेनिफिट इसके बहुत सारे हैं। अच्छे बैंकों को उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है क्योंकि डीआईसीसी का प्रीमियम कम हो सकता है। अच्छे प्रैक्टिसेस को ऑटोमेटिकली बढ़ावा मिलेगा। ऑल गुड बैंकिंग प्रैक्टिसेस would be imbibed by the banks which wants to save on the DICC premium. डिसिप्लिन बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, कवरेज बढ़ने की संभावना है, और ग्लोबल अलाइनमेंट हो सकता है। टाइमलाइन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शायद ये 1 अप्रैल 26 से होगा, और वी एक्सपेक्ट दैट इट विल कम वेरी क्विकली। आपको एक चीज़ डरने की ज़रूरत नहीं है, ये जो रेटिंग मॉडल होगा किसी को बताया नहीं जाएगा। आप जानते हो रिजर्व बैंक का इंस्पेक्शन रिपोर्ट में जब रेटिंग आता है तो रेटिंग एक्चुअली एड्रेस टू द चेयरमैन होता है, एड्रेस टू द चेयरमैन सीईओ, एंड देन दैट इज रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड इन द बोर्ड। इट इज नॉट नोन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। रिजर्व बैंक के रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट के बाद में जो रेटिंग आता है, ए हो, B+ हो, बी हो, सी हो, डी हो, जो भी हो, पब्लिश नहीं किया जाता है, पब्लिश नहीं किया जाता है। लेकिन आप जो डींगे मारते हो कि हमारा ऑडिट रेटिंग है, ए है, स्टैट्यूटरी ऑडिट का रेटिंग आपका ए है, और आप एनुअल रिपोर्ट में बड़ा पेश करके वो लिखते हो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ऑडिट रेटिंग ये होगा, और आपका डीआईसीसी का प्रीमियम अगर इम्प्रूव नहीं होता है, यानी कम नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका रिस्क रेटिंग, जो इंटरनल रिस्क रेटिंग है, वो बढ़ा हुआ ही है। इस वक्त मुझे जो लगता है वो ऐसा है कि जो 12 पैसे का प्रीमियम है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मान के चलो कि आपकी बैंक ढंग से काम नहीं कर रही है तो आपको 12 पैसे का ही प्रीमियम देना है, दुनिया को समझेगा ही नहीं, दुनिया को समझेगा ही नहीं। लेकिन दूसरी बैंक जब 12 पैसे से 6 पैसे पे आएगी, उसका डीआईसीसी का प्रीमियम कम होगा, और तुम्हारा मेंबर भी उस बैंक का मेंबर है, वो देखेगा कि इनका डीआईसीसी प्रीमियम कम है, सवाल पूछेगा, और इसके जवाब देना बहुत कठिन है। मेरा ये मानना है कि ये जो आ रहा है, ये जो भूचाल आ रहा है, जिसमें
जो 5 प्रिंसिपल्स जिसके ऊपर बैंक का ये किया जाता है, जैसे कि कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी, मैनेजमेंट, अर्निंग्स, ये सब के ऊपर आपको ध्यान रखना है और वो बेंचमार्क आपको अच्छी तरह से बनाना बहुत ज़रूरी है। और मेरा ये मानना है कि टू स्टार्ट विद जो भी मॉडल अभी ये लास्ट क्वार्टर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाएगी, उसके ऊपर काम करके आपको बैलेंस शीट ठीक ठाक करना है। आपके मैनेजमेंट में मैं सिंपल चीज़ बताता हूँ, आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, इसका दिखने वाला मॉडल क्या आता है कि 90% ऑफ योर बोर्ड मेंबर्स अटेंड 90% ऑफ द मीटिंग। सिंपल, कि आपके सब बोर्ड मेंबर सब मीटिंग अटेंड करते हैं। आपके ऑडिट रिपोर्ट में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देके आपका जो प्रीमियम है वो बैठने वाला है। देयर वुड बी लॉट ऑफ सब्जेक्टिव थिंग्स। तो ये जो जिन बैंकों को भी शेड्यूल बैंक बनना है, उनके लिए भी ये गाइडिंग प्रिंसिपल होगा, ऐसा मेरा मानना है। और पिछले 2 सालों से जो रिजर्व बैंक पुश कर रही है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस, नो डिफॉल्ट। डिफॉल्ट करोगे प्रीमियम बढ़ जाएगा, आपका सीआरआर कम हो गया, प्रीमियम बढ़ जाएगा, आपके नेट एनपीए बढ़ गए, आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। सिंपल बेंचमार्क है। इस वक्त ज्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि ये सब चीजें जो है वो रिपोर्ट जो रिजर्व बैंक की वेबसाइट पे जसबीर सिंह की कमेटी का जो रिपोर्ट है उसके ऊपर से आप अगर पढ़ोगे बहुत ज्ञान मिलता है। देर आर वेरियस मेथड्स एंड मॉडल्स विच द कमिटी हैज रिकमेंडेड। हमारे लिए तो रिकमेंडेशन नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिकमेंडेशन नंबर 22 ये कहता है कि ये रिस्क बेस्ड प्रीमियम जो होगा ये कैमल्स रेटिंग पे किया जाएगा। अब पता नहीं रिजर्व बैंक जब गाइडलाइंस लाएगी इसमें क्या बदलाव लाएगी। तो ये हो सकता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2010-11 साल 2010-2011 के बाद में कैमल्स पूरा अलग ट्रैजेक्टरी पे चला गया। फंडामेंटल्स वही है, फंडामेंटल्स वही एफएसडब्ल्यू के है और सैफ के है और पीसीए के है। आप अगर पीसीए में हो उससे बाहर निकलने की कोशिश करो, क्योंकि बचाओ, पैसे बचाओ। ये आपके डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इम्पैक्ट करता है। आपको अगर ये रिस्क बेस्ड प्रीमियम का एडवांटेज लेना है तो दिस इज द टाइम टू डू अ प्रिपरेशन, एंड दिस इज द टाइम टू इंश्योर दैट योर बैलेंस शीट इज स्ट्रांग एंड योर मैनेजमेंट इज ऑल्सो स्ट्रांग। ये दो चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। मेरा ये मानना है कि जितने भी न्यूज़ आइटम आए हैं उसके हिसाब से मुझे जो लगता है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। वजह क्या है? फोरवॉर्न्ड इज फोर आर्म्ड। एक्चुअल सर्कुलर जब आएगा तब उसके ऊपर अलग से वीडियो करेंगे। दिस इज द 200th वीडियो ऑफ दिस चैनल, और मेरा ये मानना है कि आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू हेल्प द बैंक्स इन रीडिंग द फ्यूचर सो दैट दे कैन प्लान थिंग्स। कई बार ऐसे होता है कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जब हम बैंक चलाते हैं कई चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर होती है। कोई बड़ा एनपीए अगर अपने बुक्स में घुस गया, उसको निकालना इतना आसान नहीं होता है। झूठ मत बोलो, जो भी है वो, क्योंकि 12 पैसे का प्रीमियम तो अभी भी चल रहा है। आपका रिस्क रेटिंग ऊपर भी आ गया है तो भी वो प्रीमियम का क्वांटम जो है, अमाउंट जो आने वाला है वो उतना ही रहने वाला है। चिंता मत करो। लेकिन ये पैसे बचाने का, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने का एक स्कोप है। ये स्कोप आपको मार्च 27 के लिए मिलेगा, लेकिन उसके लिए मार्च 26 का बैलेंस शीट आपका उस तरह से होना चाहिए। तो अगला वीडियो जब मैं बनाऊंगा, अगला वीडियो में सोच रहा हूँ कि आपको 2026 के लिए कहाँ कहाँ पे आपको फोकस करना है उसके ऊपर मैं बात करूँ। और फिर मास्टर डायरेक्शन का हमारा जो सीरीज़ है वो जो अभी 2-3 सब्जेक्ट्स बीच में आ गए इसके लिए जो बंद पड़ा है वो फिर से हम लोग चालू करेंगे, so that you will get a lot of help from understanding what it is, because all these master directions are running into pages and pages. टोटल पेजेस आप देखोगे 1350 पेजेस हैं, वो पढ़ के फिर बैंक चलाना है। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं आपको साइलेंट फीचर्स दूँ। ये जो न्यूज़ आइटम आया है, ये न्यूज़ आइटम के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है क्योंकि मुझे लगता है कि थर्ड क्वार्टर में आपको जजमेंट आ जाता है कि तुम्हारी बैलेंस शीट कहाँ जा रही है। और रिजर्व बैंक जब आती है तब क्या करती है? रिजर्व बैंक ये देखती है कि दिसंबर में जो अकाउंट है एनपीए, वो मार्च में अगर पीए होता है
तो कंप्लीट ओवरड्यूज रिकवर हुए हैं या नहीं हुए हैं, और फिर जून में वही अकाउंट फिर से एनपीए हुआ है क्या. सो दीज 3 क्वार्टर्स आर इंपॉर्टेंट, दिसंबर, मार्च एंड जून. सो बेस्ड ऑन दिसंबर एंड क्वार्टर रिजल्ट्स, develop your balance sheet for March and try to focus it on कैमल्स रेटिंग. कहीं पे भी मिल जाएंगे, आप गूगल करो कैमल्स रेटिंग क्या है, आपको डिटेल मिल जाएगा. स्ट्रैटेजी बनाना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है. टेक ऑल योर पीपल टुगेदर इनटू कॉन्फिडेंस एंड मूव टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव. दिस इज अ गॉडसेंड अपॉर्चुनिटी टू सेव मनी एंड इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आपको कुछ अगर सवाल है, आपको अगर मेरे विचार या पॉइंट्स आपको अच्छे नहीं लगते, आप कह सकते हो, मेल कर सकते हो. यूट्यूब पे मैंने कमेंट्स ओपन रखे हैं, आप उसके ऊपर भी कमेंट कर सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड very happy and healthy life for 2026. Thank you so much.